हेलो बच्चों, आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। और जब भी कोऑर्डिनेशन में से बढ़िया शानदार क्वेश्चन बनाने होते हैं ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो एग्जामिनर की फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे ख्याल में सिनर्जिक बॉन्डिंग रहती है। तो सब ने ये नाम सुना है सिनर्जिक बॉन्ड, अपने एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे मेन, एडवांस, बिट्स, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से बहुत शानदार प्रॉब्लम बनती है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सीखें, समझें और फिर प्रॉब्लम निकालें। सारी प्रॉब्लम पूरा लेक्चर देखने के बाद सारी सॉल्व होने लग जाएंगी। सबसे पहली बात तो क्या है कि आखिर सिनर्जिक बॉन्ड का मतलब ही मालूम नहीं होता है कि मीनिंग क्या है इसका। तो सिनर्जिक का मतलब है साइमल्टेनियस, मतलब लगातार, एक साथ, साथ साथ, कुछ भी बोल दें तो यहाँ साथ साथ दो बॉन्ड बनने वाले हैं। दूसरी एक बात और कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग जब करते हैं अपन, तो लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, लिगेंड का मीनिंग सीखते हैं। और लिगेंड का काम होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लोन पेयर देना। हम केवल एक ही बात दिमाग में रखते हैं कि लिगेंड केवल लोन पेयर देने का काम ही करता है, लेकिन बच्चों एक क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का और भी अपन ने पढ़ रखा है, जिसमें हम कहते हैं लिगेंड न केवल इलेक्ट्रॉन देता है बल्कि मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। जैसे उसने दिए साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट भी करेगा, और उस एक्सेप्टेंस से जो बॉन्ड बनेगा ना, उस बॉन्ड को अपन नाम दे रहे हैं सिनर्जिक बॉन्ड। मीनिंग पकड़ में आया हो तो मुझे थोड़ी सी बात ये बतानी है कि आखिर वो लिगेंड कौन से हैं जो मेटल आयन से या मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। पता है उन्हें लिगेंड्स को अपन क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्वेश्चन इस बात में बनता है फॉलोइंग में से पाई एसिड लिगेंड कौन सा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन सा है। मुझे सब पता होना चाहिए। मैं भी बोर्ड पे क्लासिफाई करने वाला हूँ, फिर सिनर्जिक बॉन्ड को मैं समझाऊंगा और इस पूरे लेक्चर को सीखें, लास्ट तक देखें, और फिर लास्ट में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनके आंसर सीखें। और फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको बुक्स में, प्रैक्टिस किताबों में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मिलेंगे, फिर उनको सॉल्व करें। बच्चों एक क्लासिफिकेशन ले रहा हूँ मैं लिगेंड का, समझना सीखना। तो मैंने लिगेंड लिखा और मैंने इसको दो कैटेगरी में बांटा। एक को अपन क्लासिकल लिगेंड बोल देते हैं और दूसरे को अपन नॉन क्लासिकल बोल देते हैं। एक क्लासिफिकेशन ये आ रहा है। पता है क्लासिकल लिगेंड में क्या होगा? ये मेरा मेटल है, ये लिगेंड है। लिगेंड केवल मेटल को लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मतलब मेटल लिगेंड से कुछ नहीं लेने वाला, मतलब यहां से इधर कोई डोनेशन नहीं होने वाली। अब एक बात सोचो कि लिगेंड को यदि मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपके पास खाली जगह तो होनी चाहिए ना, ऑर्बिटल तो होना चाहिए ना। या तो आपके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, या एंटी बॉन्डिंग या पाई स्टार ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। इसका मतलब इस तरह के लिगेंड कौन से होंगे? जो सेकंड पेयर वाले मेंबर हैं। हमने बार बार बोला है पुराने वीडियो में, पुराने लेक्चर्स में, कि सेकंड पेयर मेंबर्स के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा F माइनस, मेरा OH माइनस, मेरा CH3 माइनस, पता है मैंने क्या किया है? मैंने सेकंड पेयर के लिगेंड लिखने स्टार्ट कर दिए। इनके पास ना तो पाई स्टार ऑर्बिटल है, मतलब कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, और ना इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। दैट्स व्हाई ये मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि यहां कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग में कौन से लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं, तो पता होना चाहिए नॉन क्लासिकल लिगेंड, जिनको मैंने पाई एसिड लिगेंड भी बोला है। मैं यहां पाई एसिड लिगेंड लिखना चाहता हूं ब्रैकेट में, और इनको पाई एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अब मैं कहूंगा कि जो नॉन क्लासिकल या पाई एसिड लिगेंड है मेरे, उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। ये कैटेगरी फर्स्ट और एक कैटेगरी मेरी सेकंड। यहां क्या होने वाला है कि कैटेगरी फर्स्ट में मेरे लिगेंड के पास या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी और या पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट होगा। जैसे, या उससे पहले एक बात और बोलूं कि यहां क्या होने वाला है कि लिगेंड मेटल को लोन पे डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब मेटल क्या करेगा? साइमल्टेनियसली मेटल इसको बैक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और उससे पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो एक जबरदस्त बात आ गई बच्चों कि लिगेंड और मेटल के बीच में सिर्फ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही नहीं होता, ऑलवेज। इस कैटेगरी वाले लिगेंड्स के केस में मेटल लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड भी होता है। ये जो है ये सीखना है अपने को। यही है सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसको मैं थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूं। यहां क्या होने वाला है, एग्जाम्पल क्या होंगे? मैंने अभी भी बोला कि वैकेंट ऑर्बिटल वाले हो सकते हैं, जैसे मैंने Pr3 बोल दिया, जैसे मैंने Pf3 बोल दिया, जैसे मैंने Sr2 बोल दिया। कहने का मतलब मैं थर्ड पेयर मेंबर लिख रहा हूं बच्चों। इसके अलावा इन सब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है।
यहां वैकेंट डी है, इसलिए इस वैकेंट डी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे मेटल से। जबकि मेरा कार्बोनिल ग्रुप हुआ, नाइट्रोसिल ग्रुप हुआ, साइनाइड हुआ, इन सब में क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है जिनके ऊपर पाई स्टार वैकेंट पड़ा है, इन पर ध्यान रखना पाई स्टार वैकेंट पड़ा है। तो या तो आपके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट हो और या पाई स्टार वैकेंट हो तो आप सिनर्जिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कैटेगरी सेकंड पे आ रहा हूं, पता है यहां क्या होने वाला है? लिगेंड जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पाई इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और बदले में पाई ही वापस एक्सेप्ट होंगे, लेकिन इस पहले बॉन्ड को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। ड्यूरिंग काउंटिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पहला बॉन्ड काउंट नहीं होगा। यह काम की बात है। और ध्यान रहे यहां लिगेंड कौन से हैं? वही हैं जिन पे पाई स्टार ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, जिन पे सिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे मैं कहूंगा मेरी बेंजीन हो गई, पिरिडीन हो गया, इसके अलावा मैं कह सकता हूं एथीन हो गया, एथाइन हो गया, इसके अलावा साइक्लो पेंटाडाइइनिल एनाइन हो गया जो फेरोसिन कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करता है। ये सारे लिगेंड, ये कैटेगरी जो है ना बच्चों, ये वाली कैटेगरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाती है। तो स्टार्टिंग समझ में आ गई होगी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन से लिगेंड बनाते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं और सिनर्जिक बॉन्डिंग को डायग्राम बना के समझा रहा हूं। इसकी इमेज दिमाग में सेट करें, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन्स दूंगा, उनको मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा, फिर देखिए कितना आसान बन जाएगा काम। पॉइंट ये है कि मैंने अभी भी कहा है कि इनमें से कोई भी लिगेंड लेके चल सकता हूं। मैं मेटल कार्बोनिल्स की बात लेकर, मेटल कार्बोनिल का एग्जाम्पल लेकर सिनर्जिक बॉन्डिंग समझा रहा हूं। सीखना बच्चों, ध्यान रहे जो CO है मेरा, जिसको अपन कार्बोनिल बोल रहे हैं, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। सब परिचित हैं, जब शुरुआत में अपन क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का पढ़ते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड में CO का एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। और मैं मेटल कार्बोनिल लेकर सिनर्जिक बॉन्डिंग को समझा रहा हूं। समझना, ढंग से समझना। ये लीजिए मैंने कोई भी मेटल कार्बोनिल, मान लीजिए MCO का होल X लिख दिया है। M मेटल है और CO मेरा कार्बोनिल ग्रुप है। और ध्यान रहे कार्बोनिल ग्रुप में क्या हुआ, इसने मेटल को लोन पेयर दिए। हम जानते हैं कि मेटल जो है या कार्बोनिल जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है। तो जब कोई भी नंबर में, जैसे मैंने X लिख रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग मैं CO यहां सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए मैं निकेल का ही कॉम्प्लेक्स लेता तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं 0 है, क्योंकि CO खुद न्यूट्रल है और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो मेरा निकेल भी एटॉमिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में नहीं है। अब निकेल ने क्या किया, 4 CO से 4 लोन पेयर एक्सेप्ट किए। तो क्या न्यूट्रल निकेल ने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो क्या निकेल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गई? उस डेंसिटी को कंपनसेट करने के लिए निकेल क्या करता है, अपने डी इलेक्ट्रॉन्स CO के एंटी बॉन्डिंग या कह दो पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक डोनेट करता है। और इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है उसको अपन सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। समझते जाना बच्चों, ढंग से मैं इसके फॉर्मेशन, मेटल कार्बोनिल के बॉन्ड फॉर्मेशन को मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, समझते जाना। मैंने क्या किया, ये मेटल लिखा है और इस मेटल के पास मैंने ये उसका एक वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखा है। ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई, किसका? मेटल के पास। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये CO लिखता हूं और CO में मुझे पता है कार्बन के पास एक लोन पेयर है, मतलब मैं बोल दूं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का एक ऑर्बिटल दिखाया जिसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ध्यान देंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, NB इलेक्ट्रॉन का मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक जबरदस्त बात जो मैंने मोलिकुलर प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में भी बताई थी, आज उसका रीजन आ रहा है। ध्यान रहे आइसोलेटेड CO में, आइसोलेटेड का मतलब जब CO अकेला बैठा है तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 साफ दिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 बताया था मैंने। लेकिन CO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर याद करो, मैंने कहा था 3.5 हो जाता है। उस दिन मैंने बोर्ड पे इस जगह CO प्लस लिखा था, मुझे जगह भी याद है उस पुराने वीडियो की। और मैंने कहा था इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान रख लें। आज उसका लॉजिक दे रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं CO वाले, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। लेकिन उस ऑर्बिटल के बारे में बोला जाता है कि उसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं।
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करेक्टर बोल रहा हूं मैं। और एक बात सीख लो कि जब एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन हटता है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। तो 3 तो खुद का था न्यूट्रल फॉर्म में, और CO प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हटने से या इलेक्ट्रॉन के एंटी बॉन्डिंग में से हटने से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और 3.5 हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गई हो? ध्यान रहे। अब क्या होगा कि ये CO इस वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में लॉन पे डोनेट करेगा। उससे क्या बना? उससे ये बना कि मेटल और CO के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। और ये बॉन्ड कौन सा है भाई? ये बॉन्ड सिग्मा कोऑर्डिनेट है। समझ में आ गई होगी मेरी बात यहां तक? ये पहला केस हुआ है मेरा। CO ने मेटल को लॉन पे डोनेट करके एक बॉन्ड बना लिया। अब जैसे मैं उस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो 4 CO ऐसा काम करने वाले हैं। उससे निकेल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और वो क्या करेगा? बैक डोनेट करने लगेगा CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब कैसे समझना? अब मैंने क्या किया, ये मेटल लिखा और ये मेटल के पास d ऑर्बिटल में है ना, ये मेटल के d ऑर्बिटल बना रहा हूं, वो जिनमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ये फुलफिल्ड d ऑर्बिटल है मेटल के, जिनमें ऑलरेडी अब अपन निकल क्या बोलते हैं 3d8 4s2d8 में इलेक्ट्रॉन भी तो है ना पहले से। मैं उन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं और ये मैंने CO बनाया भाई। और CO के पास ये जो बना रहा हूं ये ऑक्सीजन के पास और CO के पास पता है ये क्या है? पाई स्टार ऑर्बिटल है, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है। ध्यान रहे। तो इसके पास तो कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट क्या है? पाई स्टार ऑर्बिटल। तो ये ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये ओवरलैपिंग एक तरह से मैं कह सकता हूं ये बैक डोनेशन हो रहा है। बैक बॉन्डिंग का भी मेरा वीडियो था, वो बात भी यहां काम आ रही है। क्लियर है मेरी बात? ऐसा होने से क्या हुआ भाई? ये मेटल, ये मेरा CO और इनके बीच में क्या हुआ? ये बॉन्ड बन गया। ये लो, ये बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड बना है? पाई कोऑर्डिनेट बना है। ध्यान रहे, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ये बैक बॉन्डिंग हुआ है। ध्यान रहे, एक बॉन्ड तो बना सिग्मा कोऑर्डिनेट, दूसरा बना पाई कोऑर्डिनेट, दोनों काम साथ साथ हुए थे, इसलिए इस बॉन्ड को नाम सिनर्जिक बॉन्ड दिया है। और मैंने सिनर्जिक का मीनिंग बताया बच्चों, साइमल्टेनियसली बनने वाले बॉन्ड, साथ साथ बनने वाले बॉन्ड। अब मैं इन दोनों डायग्राम को क्लब कर रहा हूं, इस तरफ बना देता हूं, समझना और सीखना। ये लो मेटल, ये लो अपना CO और इनके बीच में एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बन चुका है, वो मैंने दिखा दिया। साथ ही साथ अपन ने क्या बनाया भाई? पाई कोऑर्डिनेट। ये लो, और ये मेटल के ऑर्बिटल बने हैं। और ध्यान रहे, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ध्यान रहे, ये है सिनर्जिक बॉन्डिंग बच्चों। इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग जो पड़े थे वो खाली पड़े। क्लियर? कार्बन को वापस इलेक्ट्रॉन मिले। ये है सिनर्जिक बॉन्डिंग। अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, मीनिंग समझ में आ गया हो, क्यों होती है समझ में आ गया हो। जबरदस्त बातें तो अब स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों, जबरदस्त बातें। इस सिनर्जिक बॉन्डिंग का एविडेंस क्या है, एक तो वो सीखना है। फिर ये हमारी किन किन प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर डालती है, ये सीखना है। और फिर तीसरी बात होगी, मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे मिलेगी। जबरदस्त बातें आ रही है, स्टार्टिंग जबरदस्त बातों की यहां से हुई है। ध्यान रहे, समझते जाना, सीखते जाना और लास्ट तक देखना इस वीडियो को। अक्सर अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग देख के उसको बंद कर देते हैं, उसमें जो मेन की पॉइंट होता है वहां तक उसको हम कैरी नहीं करते और फिर उस वीडियो को देखना बेकार होता है। और फिर बोल दूं बच्चों, जब भी कोई वीडियो, मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो आप देखते हैं, आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए और उसमें जो कंक्लूजन बताए गए वो कागज पे उतरने चाहिए, ताकि वहां से वो हमारे दिमाग में जाएं। क्योंकि बार बार ये इतना समय नहीं होता कि अपन वीडियो को दोबारा रीस्टार्ट करके उन चीज़ों के कंक्लूजन दोबारा देख पाएं, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इस बात में अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं, अपने आप में चेंज करें कि किसी का भी वीडियो देखें, कंप्लीट देखें, उसमें जो मैसेज है उसको सीखें, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होता है। हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तुम्हें टॉपिक सिखाने के लिए वीडियो डालते हैं। हम अपने आप को दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, ताकि बच्चा इस चीज़ से सीखे और उसकी जो प्रॉब्लम है, उससे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। और तब जाकर उस वीडियो की इंपॉर्टेंस जो होती है वो बनती है कि वाकई में वीडियो देख के मेरे को समझ में आया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। अब एक बात बताना चाहता हूँ कि आखिर सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या करती है।
ध्यान रहे, जब मेटल कार्बन के बीच में केवल सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, कौन से, जो मैंने क्लासिकल लिगेंड के बारे में बोला, तो वहां केवल सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इस बैक डोनेशन देखो मेटल कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बनने लग गया है, पाई बॉन्ड बन गया है। तो क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड की लेंथ छोटी नहीं होती? तो मैं कह सकता हूं मेटल कार्बोनिल्स में मेटल कार्बन बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, कब? बैक बॉन्डिंग से, सिनर्जिक बॉन्डिंग से। एक बात ये समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जो जबरदस्त बात है, मैं उस पर आ रहा हूं। मैं एविडेंस बताना चाहता हूं, किसके फेवर में? सिनर्जिक बॉन्डिंग के फेवर में। उसको समझना, मैं क्वेश्चन के थ्रू बात करता हूं, सीखना उसको। क्या क्वेश्चन आता है? ये क्वेश्चन हर परीक्षा में आवा मिलेगा और हमें इसको बिना रटे हुए समझना है, बिना रटे हुए। देखते जाओ। मुझे अभी भी मैंने बताया कि कार्बोनिल में मेटल कार्बन 3 बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब यहां बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 पड़ा है, और जो डिस्टेंस CO है ना बच्चों, ये वैल्यू हालांकि याद करना जरूरी नहीं है, 1.128 एंगस्ट्रॉम है, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दी। फिर बोल दूं आइसोलेटेड CO, मतलब मेटल के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ये है और बॉन्ड लेंथ ये है। अब एग्जामिनर पूछेगा ये डेटा देकर कि आइसोलेटेड का तो ये ऑर्डर था, डेटा था, लेकिन अब मुझे FeCO का होल 5 दे दिया मान लो, और अब वो कहता है कि इसमें डिस्टेंस CO कितनी है। तो हम सोचेंगे CO तो यहां है और CO यहां है, नो डाउट पहला ऑप्शन वो मुझे यही देगा 1.128 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन मुझे देगा वो 1.125 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन देगा मुझे वो 1.150 एंगस्ट्रॉम, चौथा ऑप्शन देगा वो मुझे 1.500 एंगस्ट्रॉम। कुछ ऐसी वैल्यूज दी होंगी। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड लेंथ तो इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहां किए थे, डायग्राम मैंने अभी मिटा दिया, ये पड़ा है यहां, कहां किए थे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और मैंने भी एक बात बोली थी, उसको मैं रिकॉल कर रहा हूं, एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। अब याद करो, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी वाले वीडियो में मैंने कहा था बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब कुछ एसोसिएटेड होता है। तो जब आपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लिए हैं, निश्चित रूप से आपकी बॉन्ड लेंथ, निश्चित रूप से आपका बॉन्ड ऑर्डर इफेक्ट हुआ है। मैं एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर सकता हूं। बॉन्ड ऑर्डर नो डाउट 3 होता है आइसोलेटेड CO का, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में 3 से कम हो गया है, स्लाइटली डिक्रीज हो गया है। जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां गए थे? एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। तो निश्चित है ये आंसर तो नहीं होगा। बाकी जो आंसर दिए हैं उनमें अपने को देखना है। देखिए ये आंसर भी, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कम है, मैंने कहा है बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मतलब आंसर तो इन 2 में से होगा। तो मैं याद करने का तरीका बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, डेसिमल के बाद जो सेकंड फिगर आता है ना, सेकंड नंबर जो आता है डेसिमल के बाद सेकंड नंबर ये आ रहा है, यहां चेंज दिखाना है। तो ये लो, डेसिमल के बाद सेकंड नंबर में यहां चेंज आ रहा है। देखो यार, डेसिमल के बाद पहले नंबर पे चेंज आ गया, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, मेरा ये आंसर है। समझ में आ गया? ध्यान रहे बच्चों, ये पॉइंट सीख लेना। मेटल कार्बोनिल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आइसोलेटेड कार्बोनिल ग्रुप से कम हो जाती है। वो कितनी हो जाती है? डेसिमल के बाद सेकंड पॉइंट पे चेंज जो आ रहा है वो आंसर लगा देना, यही की पॉइंट है। और नो डाउट बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो 3 से कम बताना है, लेस देन 3 बताना है। मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ये एविडेंस है सिनर्जिक बॉन्डिंग का। ध्यान रहे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होती तो मुझे बॉन्ड ऑर्डर 3 ही मिलता और बॉन्ड लेंथ वही मिलती जो आइसोलेटेड CO में मिलती है, और दोनों ही वैल्यू चेंज मिली। इससे प्रूव होता है कि मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, बैक डोनेशन होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव करता है, CO इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मुझे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। दोनों रिजल्ट ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हुआ है, बॉन्ड लेंथ भी चेंज हुई। बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हुआ है? कम, बॉन्ड लेंथ की हुई है ज्यादा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताता हूं। मैं प्रॉब्लम की फॉर्म में लिख रहा हूं, समझना क्या क्वेश्चन हो सकता है। मुझे प्रॉब्लम मिली, क्वेश्चन मिला कि फॉलोइंग में से किस कॉम्प्लेक्स में, कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए होंगे, तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स
मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है लोवेस्ट है। मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लोवेस्ट, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन पता है क्या क्या दिया है उसने? दिया है NiCO का होल 4, दूसरा ऑप्शन दिया उसने MnCO का होल 5 और ये लो माइनस, तीसरा ऑप्शन दिया उसने वेनेडियम CO का होल 6 प्लस, चौथा ऑप्शन दिया उसने ये लीजिए CO, मतलब कोबाल्ट लिखा है मैंने, कोबाल्ट और CO में फर्क क्या है? कोबाल्ट में जो O है साइज में छोटा लिखना है, CO का ये कार्बोनिल आ गया ध्यान रहे, और मैंने लिख दिया है कितना भाई? होल 4, और यहां लिख दिया मैंने पॉजिटिव। मर्जी से मैंने ये कॉम्प्लेक्स बना दिए है, मुझे इनके आंसर याद नहीं करने हैं। तो मैं एक बात सिखाना चाहता हूं इन क्वेश्चन के थ्रू, उसको समझना मेन चीज है, वो ढंग से सीखना, बहुत ढंग से। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चंस का एक ही इलाज कर रहा हूं, वो इलाज हर क्वेश्चन का आंसर आपको दे डालेगा, समझना उस बात को। देखिए ऐसा है कि मेटल, यहां कार्बन और यहां ऑक्सीजन कार्बोनिल की बात कर रहा हूं, और हमें पता है यहां सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है इनके बीच में, लेकिन मेटल इसको जब बैक डोनेट करेगा, ये बैक डोनेट जब होगा मेटल द्वारा कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो निश्चित है यहां पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा। पहले कार्बन सिग्मा था, पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा। पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा तो मैं कह सकता हूं कि यहां सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर यहां बढ़ जाएगा। यहां मेटल कार्बन की बात कर रहा हूं बच्चों, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? मेटल कार्बन की बात कर रहा हूं। अब चलते हैं आगे, जब यहां बैक डोनेशन इसके अंदर हुआ तो कहां हुआ? पाई स्टार ऑर्बिटल। अगर मैंने क्या बोला? पाई स्टार ऑर्बिटल में जब एक्सेप्टेंस होगी तो निश्चित है बॉन्ड ऑर्डर पहले से कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। एक बात सीधी से सीख लो, यदि बॉन्ड ऑर्डर यहां बढ़ रहा है तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, यहां बॉन्ड लेंथ घट रही है तो यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। छोटा सा फंडा, बस इतनी सी बात आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग पे आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर देगी बच्चों। ये बात इस तरह से बुक्स में नहीं है, लेकिन हम लोग आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं, की पॉइंट दे रहे हैं, ताकि ऐसा रिजल्ट आप अप्लाई करें और सेकंड्स में आंसर मिले। फिर बता रहा हूं, इस बात से ध्यान रखना है। दूसरी एक बात और, ये जो बॉन्डिंग है सारी, ये मेटल या लिगेंड के नंबर से डिसाइड मत करना, केवल एक ही बात सोचनी है, मेटल पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करेगा। मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। अब मेटल डोनेट कहां करता है? मेटल तो लेता है, नॉर्मल सिनर्जिक बॉन्डिंग में बैक डोनेट भी तो कर रहा है। और दूसरा है लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। फिर बच्चा कंफ्यूज होगा, सर लिगेंड तो लोन पेड देता, बिल्कुल देता है, लेकिन मेटल से ले भी तो रहा है। इन दो बातों से आप हमेशा आंसर निकाल पाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने क्या बोला? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लोवेस्ट, मतलब इस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। मतलब ये लोवेस्ट कहां है? मतलब कहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, कहां मेटल ने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया है, किसको? CO को। अब आप देखो कि यहां न्यूट्रल मेटल है, यहां ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है मुझे पता है, तो ये नेगेटिव चार्ज किसका है? मैग्नीज का। ये पॉजिटिव चार्ज किसका है? वेनेडियम का। ये पॉजिटिव चार्ज किसका है? कोबाल्ट का। इसका मतलब इन सारी मेटल में लिगेंड तो कॉमन चल रहा है, लेकिन मेटल अलग अलग चल रही है। और मेटल में भी ये मेटल एक ऐसी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें बैक डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब मैग्नीज बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करेगा, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में बैक बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिवली होगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस फॉर्मूले में या इस कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। यदि ये कम है तो स्वाभाविक है, यदि मैं डिस्टेंस CO पूछता तो ये कम है तो वो ज्यादा बताता मैं इसके अंदर। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ पूछी है या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछी है, और सिर्फ एक ही फंडा,
सिर्फ एक फंडा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है फटाक से उस क्वेश्चन के बराबर में ये लिख लिया करो, पता है ये जितना बैक डोनेट करेगा या पाई बॉन्ड आने लगेगा, पाई बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है बोले बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, यदि ये बॉन्ड लेंथ कम हुई तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो ये बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? ऐसी कितनी ही प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, समझना उसको भी, सीखना उसको भी। फिर मुझे ऐसा ही क्वेश्चन मिला, मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स मिल गए, बहुत आसान सी बात बन जाती है, बहुत आसान। मुझे मान लीजिए डिस्टेंस कार्बन ऑक्सीजन चेक करनी है इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं मुझे पहला दे दिया मान लो CrCO का होल 6, मुझे दूसरा दे दिया MnCO का होल 5 और ये लो माइनस, तीसरा कॉम्प्लेक्स दे दिया मुझे निकल CO का होल 4 और चौथा कॉम्प्लेक्स दे दिया मुझे वेनेडियम CO का होल 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे से? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किस में शॉर्टेस्ट है, ये पूछ लिया, या किस में मैं मान लो लार्जेस्ट पूछ लेता हूं। तो मैंने भी बोला कि जितना बैक बॉन्डिंग होगा आपके एंटी बॉन्डिंग या पाई स्टार ऑर्बिटल में आपकी बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम होगी, और बॉन्ड ऑर्डर कम होगी तो बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। फिर बोल रहा हूं इन सब में सब के सब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं एनाइन पड़ा है, वो एनाइन किसका है? मेटल का, मतलब मेटल या नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब उसमें बैक डोनेशन की पावर सबसे ज्यादा है, तो उसमें मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ तो क्या हो गई है? छोटी, लेकिन डिस्टेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो गया है? सबसे बड़ा, और मैंने लार्जेस्ट पूछा है तो मेरा फिर आंसर ये हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। फिर एक क्वेश्चन देखो, मुझे मान लीजिए कुछ और नई प्रॉब्लम मिली, मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन मिल गया, क्या कि उसने एक ही फॉर्मूले, एक ही एग्जाम्पल में 3 कॉम्प्लेक्स लिख दिए, NiCO का होल 4, एक लिख दिया NiCO का होल थ्राइस और PF3, और इसी में एक फॉर्मूला लिख देता हूं NiCO का होल थ्राइस और PR3। ये 3 कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये मेटल कार्बोनिल है, लेकिन इन दोनों में कार्बोनिल के अलावा कुछ लिगेंड और आ गया है, तो ध्यान रहे इनको मिक्स्ड कार्बोनिल बोलते हैं, ये मिक्स्ड कार्बोनिल दिए मैंने। उसने मुझे डिस्टेंस कार्बन ऑक्सीजन का ऑर्डर पूछ लिया इन कॉम्प्लेक्सेस में, जिनको मैं A, B और C नंबर दे रहा हूं। बिना रटे में आंसर निकालना सीखें। चारों कार्बोनिल है, चारों से ये लोन पे लेगा, बदले में चारों को निकल बैक डोनेट करेगा, बिल्कुल ठीक है। यहां 3 तो कार्बोनिल है, लेकिन एक एक लिगेंड डिफरेंट आ गया। मुझे पता होना चाहिए कि जरूर ये लिगेंड बैक डोनेशन को इफेक्ट तो करेंगे। इस लिगेंड में देखो, इस लिगेंड में विशेषता क्या है? फास्फोरस पे 3 फ्लोरीन पड़े हैं, और मुझे पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या वो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तीनों बॉन्ड का नाराइज नहीं कर देगा? इसका मतलब यहां फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ गई है, तो क्या फास्फोरस में मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने की पावर नहीं बढ़ गई? इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में 3 CO के साथ बैक डोनेशन थोड़ी कम हो जाएगी, PF3 के साथ बढ़ जाएगी। तो जब यहां बैक डोनेशन कम हो गई, इसका मतलब यहां बॉन्ड ऑर्डर उतना कम नहीं हो पाया जितना पहले वाले केस में हुआ। तो नो डाउट यहां डिस्टेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ना बच्चों, वो इस कॉम्प्लेक्स की तुलना में तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि बैक डोनेशन कम हुआ है। बैक डोनेशन कम हुआ है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कम नहीं हुआ, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी नहीं। समझ में आ गया मेरा पॉइंट अच्छी तरह से? क्यों हुआ ऐसा मैंने समझा दिया कि ये लिगेंड क्या करता है, मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगता है। इसमें आते हैं अपन PR3 में क्या हुआ, हमें सबको पता है, अपन ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं रेडिकल सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो वो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, यहां डेल नेगेटिव चार्ज आ गया है। इसका मतलब अब फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन लेने की पावर कम हो गई है, कम हो गई है। फिर बता रहा हूं, कम हो गई तो निश्चित है निकल तीनों CO को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। मेरे पास बात समझ में आ रही होगी? मतलब यहां बैक बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिवली होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करूं, किसकी, कौन सी, डिस्टेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करूं, तो ध्यान रहे C कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा, फिर A कॉम्प्लेक्स में, फिर B में। मेरा ये आंसर समझ में आ गया। और फिर समझा रहा हूं बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन कम लिए तो इनको ज्यादा मिले, इनको कहां ज्यादा मिले, एंटी बॉन्डिंग में, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई।
इसमें क्या हुआ, इसको ज्यादा मिले तो यहां कम गए, यहां कम गए, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में कम गए तो आपकी बॉन्ड लेंथ उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी बढ़नी चाहिए थी, और यहां तो इसी को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये ऑर्डर मेरा समझ में आ गया हो। इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आए ना बच्चों, मेरा जो मैंने यहां सीक्वेंस लिखा था एम सी और ओ बॉन्ड, मेटल जितना सी को इलेक्ट्रॉन देगा वो बॉन्ड उतना छोटा, उतना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो जब ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ घटेगा, ये लेंथ घटेगी तो वो लेंथ बढ़ेगी। ये था सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब इसको पूरा वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, और वो सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे सिर्फ उस कंसेप्ट से जो मैंने बताया है अभी। एक छोटी सी बात, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर भी क्वेश्चन मिलते हैं, और मैं एक फंडा बना दूं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सीओ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ। जैसे ही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आया, आप सीओ का बॉन्ड ऑर्डर चेक कर ले। इसका मतलब आप बॉन्ड बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा सीओ का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन में डायरेक्टली बता दिया है। बॉन्ड ऑर्डर के साथ, किसके बॉन्ड ऑर्डर के साथ, सीओ के बॉन्ड ऑर्डर के साथ कोरिलेट कर रहा हूं, किसको, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। इस पर भी प्रॉब्लम मिलेगी, इस रिलेशन से आपके सारे आंसर बन जाएंगे। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी, इसको पूरा सीखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें, कॉन्फिडेंस अपने आप हाई होने लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें बच्चों।